हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर साइंस पर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 12 और 13 तारीख को आपका साइंस का पेपर हो चुका है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, मतलब 4 पेपर यहाँ पर हो चुके हैं। तो जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, सबसे पहले तुम लोग वो सारे कंप्लीट करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन जो आपका अपकमिंग पेपर आने वाला है उनमें बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक अभी अब तक अपन ने देखा है कि हीरा और ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कुछ फूड प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, तो वो सारे टॉपिक वाइज भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और आगे आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और अगर ऑलरेडी आप अपना एग्जाम दे चुके हैं तो ये चीज़ें आपको वापस से मेन्स में भी हेल्प करेगी। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना हीरा और ग्रेफाइट से पूछेगा। जैसे 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन कंटिन्यूस हीरा और ग्रेफाइट के पूछे गए थे। तो पूरा हीरा एंड ग्रेफाइट को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। हीरा का जो अपेक्षित घनत्व आपसे एग्जाम में पूछा गया था, है ना, किसका जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है। दो चीज़ें होती है, एक अपेक्षित घनत्व अलग होता है और एक अपवर्तनांक अलग चीज़ होती है। दोनों की नंबर में वैल्यू आएगी, तो ध्यान रखना किस समय आपसे क्या पूछा जा रहा है। अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है। ये एक प्रकार की चतुष्फलकीय संरचना होती है। काले हीरे को कार्बोनेडो यहाँ पर कहा जाता है। हीरे का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई हीरे के बारे में, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में क्या चीज़ है, क्योंकि 8 क्वेश्चन अगर वो पूछ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को डिटेल में पूछ रहे हैं। ठीक है, एक शुद्ध रूप प्योर फॉर्म होता है हीरा। इसको हीरो की खदानों से प्राप्त किया जाता है, जो मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका, रशिया एवं भारत में पाई जाती है। 95% जो है साउथ अफ्रीका से यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। भारत में हीरा दक्षिण में गोलकुंडा की खानों में प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में पन्ना, आंध्र प्रदेश में वज्रा, करूर में भी हीरे की खदान है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा की खदान से ही निकला था। हीरे के वजन का मापन कैरेट में किया जाता है। 1 कैरेट का मान 0.2053 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है, अब क्या क्या गुण हैं इसके आप देख सकते हैं। कलरलेस होता है, पारदर्शी होता है, सबसे कठोरतम इस अर्थ का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। विद्युत तथा ताप का कुचालक ये होता है। अपेक्षित घनत्व जैसे कि अभी आपने देखा 3.52 होता है, लेकिन इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.45 होता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शन दोनों रहेंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि घनत्व ज़्यादा होता है और अपवर्तनांक 2.45 होता है। ये बहुत ही अक्रियाशील है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। इसको बहुत अधिक गर्म करने पर ये जलता है और CO2 गैस यहाँ पर रिलीज कर देगा। आपको पता है ये कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा एग्जाम में आपसे ग्रेफाइट का संकरण पूछा था, स्ट्रक्चर पूछा था, तो आप हीरे का भी याद कर लें। हीरे में सिर्फ कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। प्रत्येक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ एकल सा संयोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसमें परमाणु का जो है sp3 संकरण यहाँ पर होता है तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय के केंद्र पर उपस्थित होता है तथा अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के कोनों पर ये स्थित होता है। इस संरचना में प्रत्येक सीसी बंधों की लंबाई जो है लगभग 1.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। इस तरह हीरे की संरचना में प्रबल सा संयोजक बंधों का त्रिविमीय जाल होता है। इसी कारण हीरा सबसे ज़्यादा कठोर यहाँ पर पाया जाता है। हीरे का गलनांक भी बहुत उच्च होता है, 3843 केल्विन होता है। कार्बन के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध में हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण हीरा विद्युत का अचालक होता है। मतलब वो चालक नहीं होता है, कुचालक आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन बंध जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में चारों संयोगी जो है यहाँ पर हिस्सा लेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर ये विद्युत का कुचालक होता है। हमने कई रीजंस भी देखे थे कि इतना टाइटली ये बॉन्डेड होता है कि यहाँ पर इतनी सी भी स्पेस नहीं होती है कि करंट फ्लो हो पाए या फिर ये चालक यहाँ पर बन पाए। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कठोर भी होता है और इसीलिए ये कुचालक भी होता है। क्लियर है। कहाँ कहाँ पर प्रयोग करोगे आप इसका? चट्टानों संगमरमर को काटने में, हीरे का कांच बनाने में, हीरे का जो कांच उसको काटने में, नगों पर पॉलिश जो की जाती है उसके लिए, और हीरे जवाहरात में आप इसका प्रयोग करते ही हैं। ठीक है, चलिए अब ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट शब्द का निर्माण गैफ्रो से हुआ, जिसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफाइट को शुरू से शीशे का अपर रूप मानकर प्लूमोंगा अथवा काला शीशा यहाँ पर कहा जाता है। इसीलिए लिखने वाली पेंसिल को आज शीशा पेंसिल के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पेंसिल में शीशा नहीं ग्रेफाइट पाया जाता है, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है और एक नॉन मेटल यहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ तो ध्यान ही है आपको, कार्बन का अपर रूप है, साथ ही एक नॉन मेटल है। प्रकृति में ग्रेफाइट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अमेरिका, इटली, श्रीलंका, साइबेरिया, नेपाल, कनाडा, स्लोवाकिया और भारत में जो है इसकी खदानें हैं। भारत में इसकी बात करें तो उड़ीसा, राजस्थान, बंगाल, कश्मीर और दक्षिण भारत में। ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। जस्ट लाइक आपसे जिप्सम का पूछा था, वो आपका जीके में पूछा था कि जिप्सम की सबसे ज़्यादा खदानें कहाँ पर है, तो राजस्थान में। वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे।
ग्रेफाइट के क्या क्या गुण हैं, तो ये ग्रे कलर का होता है, एक प्रकार का काफ़ी सॉफ्ट नर्म पदार्थ है, छूने पर ये चिकना लगता है, मेटेलिक ग्लो इसमें पाया जाता है, धात्विक चमक पाई जाती है, विद्युत और ऊष्मा का ये चालक है। ठीक है, ये कंडक्टर होता है, जैसे हीरा आपने देखा कि बैड कंडक्टर होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। वायु में 973 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जलता है और CO2 गैस रिलीज करता है। ठीक है, क्या संरचना होती है इसका, sp2 संकरण होता है, ये 3 दूसरे कार्बन परमाणु से एकल संयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, सभी कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसी कारण ये विद्युत का चालक होता है। सीसी बंधों की लंबाई 1.42 होता है, जैसे हमने देखा था 1.5 वहाँ पर होता है, इसमें 1.42 होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटबलीय षटकोणीय वलय का निर्माण करके एक ही तल पर उपस्थित रहते हैं। सभी वलय रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, कुछ इसी प्रकार का संरचना आपने देखा था इसका। ठीक है, 2 परतों के बीच आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण, वीक एट्रैक्शन फोर्स होने के कारण एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसलन होती है ना, इसीलिए ग्रेफाइट नर्म और चिकना यहाँ पर पाया जाता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पर होता है। क्या क्या उपयोग है, क्रूसिबल इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट नर्म और चिकना होने के कारण ल्यूब्रिकेंट के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नाभिकीय विखंडन वगैरह में, या उस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लिखने की पेंसिल के निर्माण में, लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने में आप ग्रेफाइट का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर्स आप बोल लो या फिर पर्यावरण से रिलेटेड बोल लो, है ना, तो ये क्वेश्चन अभी जो है बेबिंका जो है मिठाई किस राज्य की है, राइट। ये क्वेश्चन अभी आपसे एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था 12 तारीख की। अब ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये क्यों पूछी गई होगी एग्जाम में, क्योंकि हाल फिलहाल न्यूज़पेपर में इस मिठाई की काफ़ी ज़्यादा बात की गई, दैट मीन्स तारीफ़ की गई है। तो मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ मिठाई वाला, ताकि आप जो यदि सीटेट भी दे रहे हैं अभी, तो सीटेट में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, बेसिकली स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। हिमाचल से स्टार्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक मिठाइयों के नाम देखेंगे, आपके MP का भी देखेंगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं तो यहाँ की फेमस मिठाई बबरू जरूर से खाइए। ये बबरू है, हिमाचल प्रदेश की फेमस मिठाई है, ज़रूर से आप खाइएगा जब भी आपका हिमाचल जाना हो। राजस्थान का मशहूर फेमस है घेवर, है ना, तीज के मौके पर इस मिठाई का खास इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में आपको कई वैरायटी मिल सकती है, इसके ऊपर जो है इस तरीके से मलाई डालकर भी खाया जाता है, प्लेन घेवर भी खाया जा सकता है, मावा घेवर भी खाया जा सकता है। तो ये राजस्थान का फेमस है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का मैसूर पाक बहुत फेमस है ना, ये तो अपने इधर भी खाते हैं, बट कर्नाटक में ये बहुत फेमस है। बेसन, घी, इलायची पाउडर और चीनी से बनी मिठाई खाते ही मुंह में घुल जाती है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट होता है ये। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जलेबी बहुत ही फेमस है। ऐसे कई सारी चीज़ें फेमस है, नो डाउट, बट स्पेसिफिक बात करें तो जलेबी काफ़ी फेमस है ना। आगे अपन बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो है बप्पा के भोग में आप सभी को पता है ये मोदक चढ़ाते हैं, है ना, तो मोदक महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेबिंकी कहाँ की मिठाई है, तो घूमने के शौकीन लोगों की लिस्ट में गोवा टॉप पर आता है, मतलब मोस्टली लोग गोवा घूमने जाते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ की जो मिठाई है बेबिंका इसको बोला जाता है। गोवा का बेबिंका केक जो है देश भर में मशहूर है। आटे, नारियल, अंडे और जायफल से बना यह केक आपको एक बार ज़रूर से जब भी आप गोवा जाएं ट्राई करना चाहिए। ऐसा पूरा न्यूज़पेपर में दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन, तो ये हमने वहीं से निकाला है कि किस स्टेट का कौन सी चीज़ फेमस है, तो ये बेबिंका है। ठीक है, ये गोवा का है और ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का भी देख लो, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ ले। तो उत्तराखंड का जो ये बॉल्स है ये काफ़ी फेमस है, शुगर बॉल्स इनको बोला जाता है। साबूदाने का इसके ऊपर कोटिंग करी हुई रहती है। ठीक है, दूध, खोया, चॉकलेट और शुगर बॉल से बनी मिठाई आपको ज़रूर खानी चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की दहरोरी मिठाई देश भर में अलग अलग नामों से जानी जाती है। चावल, काजू, बादाम, दही से बनी इस मिठाई का लाजवाब स्वाद है। ठीक है, तो आप छत्तीसगढ़ का देहरोही मिठाई ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का ये शुगर बॉल्स है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो मिठाई है शुफ्ता, ठीक है, शुफ्ता इसका नाम है। ये ड्राई फ्रूट की बनी हुई होती है, जिसमें ड्राई फ्रूट, चीनी, केसर, दालचीनी और चीनी से बनी ये मिठाई है। तो जम्मू कश्मीर की फेमस क्या हो गई, शुफ्ता हो गई। उत्तराखंड का शुगर बॉल्स हो गए, छत्तीसगढ़ का दहरोरी हो गया, महाराष्ट्र के मोदक हैं, गोवा का बेबिंका है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, कर्नाटक का मैसूर पाक है, मध्य प्रदेश की जलेबी है, हिमाचल का बबरू है और राजस्थान का घेवर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉट किसकी इकाई है। एग्जाम में एक्चुअल में पूछा गया था कि नॉट निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है ना, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपके पास क्या क्या थे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नॉट किसकी इकाई है ना। तो सबसे पहले नॉटिकल, यह एक नॉटिकल मील प्रति घंटा के बराबर होती है। नॉट किसी वस्तु की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉट का प्रयोग आमतौर पर समुद्र में नावों या हवा के विमानों की गति मापने के लिए एक यूनिट के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है। एक नॉट एक समुद्री मील प्रति घंटे के गति के बराबर होता है, जो लगभग 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा या 1.15 मील प्रति घंटा होती है। एक नॉट के लिए मानक मात्रक, इन शॉर्ट इसको केन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चीज़ ध्यान रहेगी, नॉट का क्वेश्चन आज की शिफ्ट में, मतलब कि यहाँ पर हम लोग देखें तो 13 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, एक पूछा गया था Amazon.com, मतलब अमेजन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूएसए में, वाशिंगटन डीएसए में। ठीक है, एमआरआई मशीन किस बीम का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय तरंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जो एमआरआई मशीन्स होती है इसमें चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई स्कैनर शरीर के अंगों की छवियों को उत्पन्न करता है, जस्ट लाइक बॉडी को स्कैन करने में जो मशीनें लगती है एमआरआई मशीन हम लोग बोलते हैं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एमआरआई करवाना पड़ेगा, है ना, उसको सुनकर ही हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है। तो जस्ट कुछ नहीं है, आपकी बॉडी, पूरी बॉडी का स्कैन होगा। ठीक है, उस मशीन के अंदर आपकी पूरी बॉडी जाएगी, वो पूरी स्कैन होकर आ जाएगी कि कहाँ पर आपकी पूरी बॉडी में क्या दिक्कत है, तो वो एमआरआई मशीन के अंदर जाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। एमआरआई स्कैनर शरीर के अंगों की छवियां उत्पन्न करने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ग्रेडियंट और रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। एमआरआई में एक्सरे या आयनिंग विकिरण का उपयोग शामिल नहीं है, जो इसे सीटी या कैट स्कैन और पीआरआई स्कैन से अलग करता है। जैसे एक्सरे में पर्टिकुलर एक किसी बॉडी के पार्ट का हम लोग वो एक्सरे निकाल कर लाते हैं कि हाँ पर्टिकुलर इसमें दिक्कत है या पर्टिकुलर हाथ में कोई फ्रैक्चर है, तो एमआरआई में पूरी बॉडी स्कैन आकर आती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर नहीं पहचान पा रहे, आइडेंटिफाई कर रहे कि कहाँ पर दिक्कत है, जस्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है तो डॉक्टर नहीं समझ पाते कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो वो फिर आपका पूरे बॉडी का एमआरआई करवा लेते हैं। एमआरआई को चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। एमआरआई में शरीर को एक उच्च शक्ति चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यह क्षेत्र एक सुपर कंडक्टिंग चुंबकीय कोयल द्वारा उत्पन्न होता है, जो तरल हीलियम में डूब जाता है। यह क्षेत्र रोगी के शरीर में प्रोटॉन के मोच संरेखण का कारण बनता है। रेडियो तरंगों के पल्स का उपयोग तब नाभिक को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है, जिससे मोच के संरेखण में गिरावट आ जाती है। जब स्पाइन्स का एहसास होता है तो वे रेडियो सिग्नल छोड़ते हैं और शरीर के पास रखे एंटीना के द्वारा उसको उठाया जाता है। इस संकेत से और रेडियो तरंग स्पंदों को संशोधित करके विभिन्न प्रकार के एमआर चित्रों का पुनर्निर्माण किया जाता है। यह एमआर इमेजिंग का आधार है। दैट मीन्स हमारी पूरी बॉडी की इमेज बनाकर ये लेकर आ जाता है कि आंतरिक शरीर जो है वो किस तरीके से, उसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो हम लोगों को एमआरआई के थ्रू पता चलता है। एग्जाम में सिर्फ यही पूछा था किस बीम का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, चलिए, हीरा और ग्रेफाइट के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। एक बार आप इसका डिफरेंस भी देख लें। कठोरता और मुलायम की बात करें तो हीरा पारदर्शी कठोर होता है। ग्रेफाइट एक धूसर पदार्थ है, भूरा कलर इसका होता है, मृदु काफ़ी सॉफ्ट होता है। संरचना, कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ त्रिविमीय दृढ़ संरचना बनाता है। एकल बॉन्ड इसके अंदर होता है। इसमें कार्बन परमाणु उसी तल में अपने 3 निकटतम कार्बन से जुड़कर एक षटकोणीय मृदु संरचना बनाते हैं। विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है। आभूषणों में प्रयोग कर सकते हैं, काटने पीसने छिद्र में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पेंसिल, विद्युत आर्क आदि में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और ल्यूब्रिकेंट के रूप में आप इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपसे पूछा गया है, तो इस नियम के अनुसार आप इसको करके देखिए, अपने एक हैंड से करके देखिए। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, ये वाली जो फिंगर है आपकी सेकेंड नंबर वाली, थंब के जस्ट पास वाली, मध्यमा जो मिडिल वाली फिंगर है, को इस प्रकार और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यदि तर्जनी, ये वाली क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक का जो फ्लो है वो दिशा ये है, माध्यमा चालक में प्रवाहित दिशा, करंट आपका इस साइड फ्लो हो रहा है, तो आपका अंगूठा जिस भी डायरेक्शन में होगा, या तो आप इसको हाथ को सीधा रखें या फिर उल्टा रखें, तो उसी दिशा में जो है आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, विद्युत प्रवाह की दिशा आपको निकालनी है तो आप किसका प्रयोग करिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करिए। जैसे इसने यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा हुआ है, मिडिल फिंगर को ऐसे रखा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मिडिल फिंगर यहाँ पर क्या बताती है, देखो तर्जनी जो है, अंगूठे के पास वाली फिंगर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में विद्युत धारा जिस भी तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो जो थंब है आपका, अंगूठा जो है, वो क्या बताएगा कि चालक की गति की दिशा का संकेत आपको देगा। तो यही फ्लेमिंग का नियम है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पर अरेंज किया गया था, तो स्टूडेंट से इतना पता चला है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से एक क्वेश्चन था, तो ये आपके सामने है। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पूरा नियम ध्यान रखना है। हो सकता है इसमें पूछा हो कि मध्यमा जो है वो हमें क्या दिखाती है, तो वो धारा की दिशा, तर्जनी आपका क्षेत्र और अंगूठा आपका बल दिखाएगा, बल की दिशा यहाँ पर वो दिखा देगा, है ना, या फिर चालक की गति की दिशा वो यहाँ पर दिखा देगा। क्लियर है यहाँ तक?
ओके आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये क्षेत्र दिखा रहा है ना, ये आपकी जो मिडिल वाली फिंगर है ये धारा यहाँ पर दिखा रही है, तो ये जो थंब है ये आपको बता देगा कि चालक की दिशा किस ओर है। ओके चलिए, अब किस राज्य में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो राजस्थान में सबसे बड़ा है। राजस्थान का आप एक बार फटाफट से इस पर डिटेल पर नजर डाल लीजिए। मुख्य निक्षेप जोधपुर, नागौर और बीकानेर की तृतीयक मिट्टी और शैलों में पाया जाता है। जिप्सम में कैल्शियम का एक हाइड्रेटेड सल्फेट है, जो एक सफ़ेद अपारदर्शी पारदर्शी खनिज के रूप में बेड या बैंड में तलछटी संरचना जैसे चूना पत्थर, सैंडस्टोन और शेल्स इसमें शामिल होते हैं। इसका मुख्य रूप से उपयोग अमोनिया सल्फेट उर्वरक बनाने और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। जिप्सम जमा आमतौर पर जो है उथली गहराई पर पाए जाते हैं और बड़े क्षेत्रों में बिखरे हुए रहते हैं। राजस्थान में कुछ अर्ध मशीनीकृत खानों को छोड़कर निक्षेपों का खनन ओपन कास्ट विधि द्वारा और आमतौर पर मैनुअल खनन के द्वारा, मतलब खदानों में वो खुदाई करके ही इसको निकाला जाता है। ठीक है, राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर जिलों इनमें कुछ कंपनी है जैसे FAGMIL, इसकी 15 खदान है, RSMML जो है इसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, राजस्थान के जिप्सम भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि द्वारा जो है सीमेंट संयंत्रों को भेजा जाता है। ठीक है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस में मापी जाती है, तो ओडोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शंस में और क्या क्या थे, स्पीडोमीटर था, स्पीड मीटर था, जो स्पीड को कैलकुलेट करता है कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, या वाहन की स्पीड कितनी है, 80 की स्पीड, 60 की स्पीड, 20 की स्पीड। ठीक है, ऑडोमीटर या ऑडोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो किसी वाहन या साइकिल या कार द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जस्ट लाइक ये कार ने अभी तक जो है ना, जैसे कि हम लोग ऑडोमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है ना, जैसे कि आपकी कार 1000 किलोमीटर चल चुकी है, ये दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, ऑडोमीटर दिखा रहा है। स्पीडोमीटर क्या दिखा रहा है, अभी आप कार में किस स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, ऑडोमीटर अलग है और स्पीडोमीटर अलग है। स्पीड बताएगा, ऑडो डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, है ना, मतलब उसमें 1 एम्पियर की धारा, मान लो किसी भी तार में हम लोग 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 कूलम्ब आवेश जो होगा, है ना, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश के लिए यदि हम लोग देखें तो क्या सिचुएशन बनेगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 1.6 से 1 दशमलव हटाई आपने, ये हो गया, इसको हमने यहाँ पर 10⁻19 को डायरेक्टली ऊपर ले लो, नीचे माइनस का था, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको अपन कर देते हैं 10 इंटू 10⁻18, 1 दशमलव का और एक ये वाला, 100/16 को सॉल्व करना है, इंटू 10⁻18 कर लेना है, तो आपका आंसर ये आ जाता जो आपको ऑप्शन में दिया था, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार 1 एम्पियर धारा में, है ना, 1 एम्पियर धारा में 1 कूलम्ब चार्ज में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको जब सॉल्व किया तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड यहाँ पर प्रवाहित होंगे। ठीक है, चलिए, इंद्रधनुष के पीछे का क्या रीज़न है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, तो इसके पीछे का रीज़न आप देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्रकाश करके, हमने NCERT के 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ में प्रकाश करके एक टॉपिक को लिया था, लाइट करके, उसमें हमने इंद्रधनुष वाले अपसारी, अभिसारी लेंस और ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए, है ना, क्योंकि आज की जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें अपसारी और अभिसारी लेंस करके 2 क्वेश्चन आए थे, और एक क्वेश्चन था कि अपसारी लेंस का उपयोग कहाँ पर है, तो 3 क्वेश्चन अकेले उसी टॉपिक से बने थे, तो टॉपिक आपका कंप्लीटली प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला सजेशन तो यही होगा कि जो लास्ट में हम लोग 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसको आप पूरा देख लो, क्योंकि मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन भी आए हैं आज, तो है ना, मतलब पेपर का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंद्रधनुष को देख लेते हैं। डिस्पर्शन की घटना पर यह आधारित है। वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का डिस्पर्शन, विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है, जिसे आपको पता है बेजानी, हपी, नाला होता है। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो लास्ट के जो कलर हैं वो ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं बजाय इसके बैंगनी, जामुनी के। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित होकर, सबसे पहले तो उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। जैसे ही वाटर ड्रॉप पे सनलाइट पड़ी तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी, और फिर वापस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तब जाकर आपको पूरा इंद्रधनुष यहाँ पर उसका कलर दिखाई देता है। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर दिखाई देता है।
पानी के फुहारे पर दर्शक के पीछे से सूर्य की किरणें से पड़ने पर भी इंद्रधनुष यहाँ पर देखा जा सकता है। इंद्रधनुष पूर्ण व्रत के रूप में हो सकते हैं, लेकिन देखने वालों को आमतौर पर ये हाफ सर्कल दिखाई देता है। ठीक है, आमतौर पर जमीन के ऊपर प्रबुद्ध बूंदों द्वारा बनी केवल एक ही चाप दिखाई देती है, जो सूर्य से दर्शक की आंख तक की एक रेखा को मेंशन करती है। ठीक है, तो बेसिकली आपके ऑप्शन में डिस्पर्शन था, तो डिस्पर्शन की घटना पर ये आधारित है। बाकी इसमें क्या क्या घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है, और फिर डिस्पर्शन यहाँ पर होता है, मतलब उसका बिखराव हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। सूर्य की जो किरण आ रही है वो 7 कलर्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे लॉटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण का पूछा गया था, ये 12 को शाम वाली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्पी घर्षण, जब एक सतह दूसरी सतह के ऊपर फिसलती है तो इस प्रकार का घर्षण जो है सर्पी घर्षण यहाँ पर कहलाता है। लॉटनिक, जब एक निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है, जैसे कोई रोल यहाँ पर लुढ़क रहा है, ठीक है, तो उसको लॉटनिक घर्षण कहा जाता है। स्थैतिक घर्षण, जब वस्तु को सतह के ऊपर स्थिर रखा जाता है तो स्थैतिक घर्षण यहाँ पर आपका कार्य करता है। तो ये हो गए आपके तीनों घर्षण। बाकी फ्रिक्शन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, अलग से पूरा चैप्टर है साइंस प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाकर इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है कन्वर्जन पूछे गए थे, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में कन्वर्जन, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, तो एक पूछा गया फ़ारेनहाइट और 1 सेकेंड, हाँ, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली ये भी याद कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कन्वर्ट फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F-32। ठीक है, ये कन्वर्जन है ना। और डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का आप देख रहे हैं, तो बस इसको इधर लेकर चले जाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ, मुझे फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये C/5 को इधर लेकर आ गए, ऐसे करके आप कन्वर्जन देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है। बाकी आइडियल वैल्यू ये आपके सामने है ही, या तो आप ये वाली याद कर लो या 5/9 याद कर लो, ये याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं याद रहता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये 2 लाइन याद रखनी है, इससे आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, K इज़ इक्वल टू 273 पर सेल्सियस होता है, और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो K माइनस 273, और इन तीनों के बीच में रिलेशन देखना है तो बस ये वाली चीज़ याद रख लो, C/5 F-32 डिवाइड बाय 9, और अगर मेरे को इसी को केल्विन में भी कन्वर्ट करना है दोनों को, तो K माइनस 273 डिवाइड बाय 5 में इसको कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मेरे को इन दोनों का कंपेयर करना है तो 5 से 5 कट हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K माइनस 273 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो आपको क्या करना है, बस ये वाली लाइन याद कर लो, इससे आपके तीनों सॉल्व हो जाएंगे। C/5 बहुत ईजी है, बस C के बटे में 5 करना है, F से 32 को माइनस कर देना है, फ़ारेनहाइट हमेशा माइनस होगा 32 से डिवाइड बाय 9। ठीक है, और केल्विन से 273 माइनस करके उसका डिवाइड बाय 5 कर देना, इससे क्या होगा आपका फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन एग्जाम में है। ठीक है, उसने ऑप्शंस में क्या दिया था, इस प्रकार का दिया था, इस प्रकार का दिया था, इतना डिटेल नहीं है, बट हाँ ये पता चला है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन पूछा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ऐसे तो इस वाले टॉपिक से, बैलेंसिंग इक्वेशन से, इक्वेशन को बैलेंस करने से। इसमें वही वाले क्वेश्चन थे कि कहाँ पर 2 लगेगा, कहाँ 3 लगेगा, है ना, जैसे हम लोग करते हैं ना, H2 + O इज इक्वल टू H2 होता है, ऐसे कुछ बड़ी सी इक्वेशन थी, है ना। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री स्पेशल सेशन में जाइएगा, वहाँ से आप एक बार विजिट कर लीजिएगा पूरा, है ना। तो संतुलन की प्राप्ति तब होती, कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, शायद वो नहीं समझ में आया था, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। संतुलन की प्राप्ति तब होती है जब फॉरवर्ड अभिक्रिया की दर प्रतिलोम रिवर्स अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, मतलब अभिक्रिया के राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अभिक्रिया के लेफ्ट हैंड साइड पर जो होते हैं वो आपके सब अभिकारक होते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर बनते हैं, मतलब एरो के राइट हैंड साइड पर, वो क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। और कोई भी इक्वेशन संतुलित अवस्था में कब आती है, जब फॉरवर्ड अभिक्रिया की दर रिवर्स अभिक्रिया की दर के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था पानी का घनत्व कितना होता है, तो पानी की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डेंसिटी 997 kg/m³ में होती है, कभी कभी इसको 1000 भी लिख दिया जाता है अप्रोक्स वैल्यू बनाने के लिए, तो अगर आपके ऑप्शन में 1000 था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको kg/m³ को अगर घन मीटर में या फिर कुछ सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर रखा हो तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं।
फॉर्मूला H2O होता है। मोलर मास आपको देखना है तो 18.01528, तो 18.01 सफिशिएंट है। ग्राम पर मोल होता है, क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट्री न्यूमेरिकल में हमको ये डायरेक्टली वैल्यू रखनी पड़ती है। बॉइलिंग पॉइंट 100 है। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, ठीक है। और किस अवस्था पर जो है आपने देखा होगा कि पानी का जो है एक अलग प्रकार का बिहेव दिखता है, तो 4 डिग्री पर वो अलग प्रकार का बिहेव करता है, ठीक है। बाकी सब सिमिलर ही है, जैसे अलग बाकी सब तत्व करते हैं, ओके। चलिए, अब निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें, ठीक है। तो जो रिलेशन आया था उसी से आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। 293 केल्विन को आपको क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो K इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस 273 होता है ना। तो इसको आप बस कन्वर्ट कर लीजिए, 300 से आप माइनस कर लेंगे तो आपका ये 20 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दूसरा 470 आपको दे रखा है, तो 470 से 273 माइनस कर लो, 197 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन है बस, ठीक है। ऐसे ही आप देखना है कि इन दोनों को सेल्सियस से किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो बस डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आपका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। बस आपको वो C/5 वाली इक्वेशन याद कर लो, उससे आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। किसी में आप मान लो इसका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होगा, तो वही F-32 डिवाइड बाई 9 करके आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, C/5 F-32 डिवाइड बाई 9 और कन्वर्जन कर लो, है ना। C की वैल्यू दे रखी है 25/5, F की वैल्यू आपको निकालनी है, बस आपको सॉल्व करना है। 5 5 32, 5 5 25, 9 5 45 प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। ये आपकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस ऐसे इक्वेशन में वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ उनको सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन वगैरह के क्वेश्चन भी दिखे थे एग्जाम में, है ना। तो सिचुएशन क्या क्या होती है, संगलन मतलब गलना, वाष्पीकरण संघनन कंडेंसेशन, जमने की प्रोसेस, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन और निक्षेपण की प्रोसेस, जिसको आप ऊर्ध्वपातन भी बोल सकते हैं। तो आप देख लीजिए, जब भी कोई ठोस, मेरे साथ साथ चलना, जब भी कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, आपने आइस बॉक्स के अंदर बर्फ़ रखा हुआ है, आप उसको बाहर लेकर आ गए, 5 मिनट आपने देखा, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट, अभी जितनी गर्मी पड़ रही है, 2 मिनट बाद वो बर्फ़ पिघलने लग जाएगा। मतलब ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है, संगलन यहाँ पर कहलाती है ना। सीधे सीधे ही चलते हैं, ये A से B तक आने की कंडीशन हो गई। B से C तक चलते हैं, जब कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, जब कोई द्रव, है ना, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, मैंने पानी को तपेले में भरकर रखा, है ना, और उसको गैस पर मैं गर्म कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या बन गया, भाप बनकर उड़ गया, स्टीम हो गया, है ना। तो ये वाष्पीकरण की प्रोसेस है। या फिर मैंने ऊपर छत पर सुबह से शाम तक रखा हुआ है, तो वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो द्रव का गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण की प्रोसेस है। अब गैस का वापस से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। सब्लिमेशन की प्रोसेस यहाँ पर कहलाता है। अब रिवर्स चलते हैं, 3 स्टेज हो गई, ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से ठोस। अब वापस से आ जाते हैं, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना, आपने आइस बॉक्स के अंदर पानी रखा, पानी जम गया, तो वो जमने वाली प्रोसेस हो गई, है ना। वापस अब चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, गैस से द्रवीय अवस्था में, अब रिवर्स चल रहे हैं हम लोग, गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, ठीक है। जैसे वो भाप बनकर उड़ गया था, भाप से वापस क्या हुआ, वो पानी में परिवर्तित हो गया, जस्ट लाइक बादल बने, बादल से फिर पानी बन गया, है ना। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, संघनन कंडेंसेशन की प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर वापस आते हैं, ठोस से डायरेक्टली गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, जस्ट लाइक नेफ्थलीन, बोल्स, कपूर वगैरह होती है, तो ये क्या कहलाती है, ये सब्लिमेशन यहाँ पर कहलाती है। क्लियर है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, फिर द्रव से ठोस, गैस से द्रव और ठोस से गैस। क्लियर है। स्टेजेस कुछ इस प्रकार से, मिट्टी के घड़े वाला एग्जाम्पल करके आपसे ये सारी सिचुएशन पूछी हुई थी, तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट इसका। चलिए, समुद्री हवा का क्वेश्चन था, जब सतह पर हवा दिन के दौरान सामान्य से अधिक गर्म हो जाती है तो ऊपर की ओर हवाएं बनती है। बेसिकली कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, समुद्री हवा कैसे बनती है ना। तो जब सतह पर हवा दिन के दौरान सामान्य से अधिक गर्म हो जाएगी, है ना। अब देखो, समुद्री हवा कैसे बनेगी, हम लोग समुद्र के पास हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके पास की ज़मीन जो है काफ़ी गर्म होगी और उसके पास जो पानी है, समुद्र है, वहाँ पर रिवर्स प्रोसेस चल रही होगी, है ना। तो 2 रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से समुद्री हवा यहाँ पर बनती है। जब सतह पर हवा दिन के दौरान सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ऊपर की ओर हवा की धाराएं बनती है, जिसको समुद्री हवा कहते हैं। दिन के दौरान भूमि की सतह पानी की सतह की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होगी। एक यहाँ पर ज़मीन है और यहाँ पानी है, कौन ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म होगी, इसीलिए भूमि पर एक उच्च तापमान और निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। हवा पानी के उच्च दबाव से हवा में उड़ती है, जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हवा जो है पानी के उच्च दबाव से हवा में उड़ेगी, ठीक है। जिससे समुद्र की हवा के कारण भूमि पर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि 2 अपोजिट चीज़ें हो रही है, एक बहुत जल्दी गर्म हो रहा है और एक धीरे धीरे हो रहा है।
फिर जस्ट इसका रिवर्स रात में होता है। रात में समुद्र के ऊपर की हवा अब ज़मीन की हवा की तुलना में गर्म हो जाती है और ज़मीन की हवा यहाँ पर ठंडी होने लगती है ना। तो सूरज ढलने के बाद ज़मीन जल्दी से गर्म हो जाती है और ऊपर की हवा यहाँ पर ठंडी होने लग जाती है। तो यही रीज़न है, इन्हीं चेंजेस की वजह से समुद्री हवा यहाँ पर बनती है। ठीक है, धातु और अधातु के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि अपवाद वाले। तो आप चारों अपवाद एक साथ देख लीजिए, है ना। पारे को छोड़कर सारी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं का जो द्रवणांक होता है वो अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का जो द्रवणांक है वो बहुत कम होता है। दैट मीन्स गलन पॉइंट। ठीक है, गलन बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला, ये चारों अपवाद हम लोग देख रहे हैं। जैसे अधातुएं जो है, जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं धातुएं चमकीली होती है, लेकिन यहाँ पर आयोडीन अधातु है बट ये चमकीली होती है। कार्बन ऐसा अधातु है जो विभिन्न रूपों में रह सकता है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, सबसे ठोस प्राकृतिक कठोर पदार्थ है। इसका द्रवणांक एंड क्वथनांक दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बहुत अधिक गर्म कर दिया तो ये जल जाएगा। ठीक है, कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है और काफ़ी सॉफ्ट मुलायम होता है। क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। इनका घनत्व तथा द्रवणांक जो होता है, गलन बिंदु जो होता है, दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए, कौन सी गैस वाटर को शुद्ध करने में काम आती है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो क्लोरीन गैस है जिसको हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। ऐसे ही आप सारी संयोजकता देख सकते हैं, ये सारे सिंबल हैं और किसकी कितनी संयोजकता होती है एक बार फटाफट से इस पर नज़र डाल लो। हमसे एल्यूमिनियम का पूछा गया था, एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आता है, इसकी संयोजकता 3 होती है। और किस किस की संयोजकता 3 होती है, फास्फोरस की संयोजकता 3 होती है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन की 3 होती है। ठीक है, बाकी सबकी संयोजकता एक बार से देख लीजिए। हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, नियोन 0। ये आप वो जो पूरा अफबाव का नियम और हम लोग लगाते हैं, अगर उससे सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कैसे इसकी संयोजकता को, कैसे इसकी वैलेंसीज को यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, नियोन की 0 हो गई, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फास्फोरस 3, सल्फर 2, क्लोरीन 1, आर्गन 0, पोटेशियम 1 और कैल्शियम 2। क्लियर है। ओके, चलिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, क्रोमियम आदि की संयोजकता है वो 3 होती है, इसीलिए इनको त्रिसंयोजी तत्व भी बोलते हैं। संयोजकता किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता को प्रदर्शित यहाँ पर करता है। ठीक है, आज की शिफ्ट में, आज मॉर्निंग की शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछा गया था 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए 2.2 पौंड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, पौंड में कन्वर्जन था आज की शिफ्ट में। 1 आउंस में 1/16 पौंड होते हैं या फिर 28.3495 ग्राम होते हैं। ऐसे करके आप पूरा एक बार डिटेल देख लीजिए। आज हमसे 1 किलोग्राम का पूछा गया था। ठीक है, ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जल बनाने की अभिक्रिया को संतुलित करना था। ठीक है, ये पूछा गया था, तो बस हमें ये संतुलित ही करना था। ठीक है, ओके, H2 + O2, इसमें 2 अणु हम लोग ले लेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2H2O यहाँ पर बन जाएगा। इसको संतुलित करके देना था उनको, ऐसे ही ऑप्शन यहाँ पर सेट कर रखे होंगे, तो बहुत ईजिली देखने से ही ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, अब चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और H2O जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये इस इक्वेशन से यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के कुछ घरेलू उपयोग पूछे गए थे, तो अपन पूरा ही देख लेते हैं। NaHCO3 इसका फुल फॉर्म है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हैं। प्रति अम्लों एसिडिटी को कम करने के लिए, है ना, अम्लीयता को कम करने के रूप में सोडा युक्त पेय पदार्थों में और अग्निशामक यंत्रों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन के गुणों से रिलेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ पूछी गई थी, तो एक बार इन शॉर्ट हाइड्रोकार्बन्स को देख लेते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। इसको 2 अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया, एलिफैटिक और एरोमेटिक। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन तथा बंद श्रृंखला वाले को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, जबकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है गंधहीन यहाँ पर होता है। ठीक है, एक बार से आप इसको देख लीजिए पूरा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
देखो आज के जो सेशन में हमने फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक नहीं ली क्योंकि उसका ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसको मैं यहाँ पर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में फिर से पिन कर देती हूँ। आप एक बार से अगर आपने नहीं विजिट किया है तो ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। 40 मिनट का एक वीडियो है, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो हम एक बार 15 अप्रैल को जो 6 बजे सेशन हुआ था उसमें मैंने अपलोड किया था, ठीक है। तो एक बार और फिर से मैं उसी लिंक को वापस से पिन कर रही हूँ, वहाँ से आप चेक कर लेना, है ना। चलिए क्लियर है ये वाली चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एल्किन, एल्काइन और इसमें कुछ रिलेशन पूछा गया था। एल्किन क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं और एल्काइन क्या होते हैं। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, है ना। एल्किन का होता है CnH2n+2, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्केन में मैथेन का। एल्किन्स क्या होते हैं, CnH2n होता है ना। कोई भी होगा जैसे तो उसकी एंडिंग ENE पर होगी, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर होता है CnH2n का। एथिलीन आप बोल सकते हैं, एथिन आप बोल सकते हैं, है ना। अब आते हैं एल्काइंस, ठीक है। ये यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है CnHn होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे आप एसिटिलीन और इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो एल्किन्स जो होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं। ऑल कार्बन एटम्स होल्ड द हाईएस्ट अलाउड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब एल्किन्स और एल्काइंस जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। कैसे, कार्बन एटम्स डू नॉट होल्ड द हाईएस्ट अलाउड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग के बारे में पूरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। कंटेंट्स ऑल सिंगल कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। और ये एंड विथ जो सफिक्स यहाँ पर बता रखे हैं कि ये किससे एंड होते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा, ये डबल बॉन्ड से और ये सिंगल बॉन्ड से, इसीलिए ये एल्किन, एल्केन और एल्काइन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इनमें कुछ रिलेशन पूछा गया था, इनका यस याद आ गया, इनका फॉर्मूला पूछा हुआ था, है ना। इन तीनों का फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये आप देख लीजिए एक बार से। इनका फॉर्मूला होता है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ये सिंगल ही होता है, ठीक है। फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, CnH2n होता है और CnHn होता है एल्काइन का, ओके। चलिए अब यहाँ पर आपने देखा है मैक्सिमम हर एक पेपर में 60 से 8 क्वेश्चन जो है आपके मात्रक व मापन से पूछे हुए हैं और कुछ मात्रक व मापन की तो परिभाषाएं ही पूछ ली गई है, ठीक है। तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर क्यूब होगा। घनत्व की परिभाषा पूछी थी, द्रव्यमान बटे आयतन, इसका मात्रक होगा द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। वेग का हो जाता है विस्थापन बटा समय, मात्रक देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड यहाँ पर रहेगा, ठीक है। वेग का आपने देख लिया, त्वरण का देख लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है, डेफिनेशन है ना। तो वेग परिवर्तन डिवाइड बाय समय, वेग क्या क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, डिवाइड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो जाएगा। संवेग का मोमेंटम का होता है, यस मोमेंटम के क्वेश्चन थे आज। द्रव्यमान इंटू वेग होता है, इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का क्या होगा किलोग्राम और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल का क्या होता है, बल का होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक आपने किलोग्राम देख लिया और त्वरण का आपने देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ व्युत्पन्न मात्रकों का विशेष नामकरण भी कर दिया जाता है, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, 1 न्यूटन बोला जाता है। तो बार बार आपको ये पूरा ना लिखते हुए कहीं पर भी कुछ भी आएगा तो उसको रिप्लेस करके आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। मान लो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको पता है 1 मीटर की वैल्यू तो किस में चली जाएगी, न्यूटन में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब जो भी यूनिट होगी न्यूटन मीटर हो जाएगा, जैसे अभी आने वाला है आगे। वर्क कार्य का मात्रक देख लेते हैं, बल इंटू विस्थापन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, ये तो न्यूटन की और इसके साथ एक एक्स्ट्रा मीटर और है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। कार्य की मात्रक को जूल में भी व्यक्त किया जाता है, अर्थात 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं, जिसको जूल कहा जाता है। शक्ति किया गया कार्य और जितना समय लिया गया, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड, या फिर शक्ति का एक अलग मात्रक होता है, जैसे बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है। शक्ति या सामर्थ्य की मात्रा को वॉट या डब्ल्यू भी कहा जाता है। एक अश्व शक्ति 746 वॉट के इक्वल होती है, ठीक है। परसेंटेज अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज पूछा गया था आपसे, नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, 78.03, ऑक्सीजन का 21% अप्रोक्स बोल सकते हैं, है ना, ये 20.99, आर्गन 0.94 होता है, कार्बन 0.03, माइनर गैसेस हैं, हाइड्रोजन 0.01, नियोन 0.0018, हीलियम 0.0005। अब से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा गया था एग्जाम में।
कि क्रिप्टॉन अक्रिय गैसेज जो होती है 0.0001, जीनॉन 0.000009 और इसी तरीके से ओजोन पॉइंट में 1%। ठीक है, क्लियर है। ये परसेंटेज ऑक्सीजन इसका पूछा गया था, नाइट्रोजन का। अब कार्बन के भौतिक और रासायनिक गुण से कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे आपने देखा हीरा ग्रेफाइट के कई सारे क्वेश्चन थे, हाइड्रोकार्बन के थे। ऐसे कार्बन का मतलब ये पेपर की सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने मैक्सिमम आपसे थ्योरेटिकल पूछ लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल होते तो वो काफ़ी टफ भी होते हैं, और न्यूमेरिकल भी पूछे तो बहुत बेसिक पूछे, वो भी हम लोग अभी कंप्लीट करने ही वाले हैं। कार्बन का तत्व जो है सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं, संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजक दैट मीन्स इसकी वैलेंसी जो है 4 होगी, वैलेंसी ऐसी निकाली जाती है। कार्बन की परमाणु त्रिज्या 0.77 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके क्या क्या भौतिक गुण होते हैं? 2 प्रकार से होता है, क्रिस्टली अक्रिस्टली दोनों फॉर्म में हो सकता है ना। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जिनको कार्बन के अपर रूप कहा जाता है, जस्ट लाइक हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सारी चीज़ें। इसका एक अलग से वीडियो भी है हीरा और ग्रेफाइट करके, उसको ज़रूर से देख लेना, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। कार्बन जल में अविलेय होता है, यह अधातु नॉन मेटल तत्व है, सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, परंतु ग्रेफाइट तथा गैस कार्बन विद्युत के चालक होते हैं। यह लिटमस के प्रति उदासीन प्रवृत्ति को शो करते हैं। रासायनिक गुण की आप बात कर रहे हैं, कार्बन के अपर रूपों में चारकोल अति सक्रिय रूप है, इसका कारण इसमें पाया जाने वाला विस्तृत तल है। सघन रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोक आदि कम सक्रिय तत्व हैं। सबसे सघन रूप से हीरा जो माना जाता है, निष्क्रिय यहाँ पर माना जाता है, वो किसी के साथ ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करता है, और बहुत ही ज़्यादा आप उसका वो ले लें, इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप इसको मेल्ट कर दें, बॉयल कर दें, तो वो जलने लग जाता है। ठीक है, रिएक्ट नहीं करता है बाकी किसी के साथ। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एसिड बेस से थे, धातु अधातु से थे। तो अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन प्रबल, अम्ल, दुर्बल, क्षार वाले थे। तो पहले एसिड की प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। एसिड की जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। एसिड जल में विघटित होकर H+ आयन मुक्त करते हैं। एसिड उन यौगिकों के साथ अभिक्रिया करते हैं जिसमें CO3 माइनस आयन होता है। नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। हमको सिर्फ इतना सा याद करना है, अनिल अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका जस्ट रिवर्स कौन होगा? क्षार होगा। pH वैल्यू 7 से कम होती है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल की, है ना। अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्रबल अम्ल जो है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः विघटित होकर H+ आयन मुक्त कर देते हैं, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जो बहुत ही हाईली एसिडिक होंगे, जस्ट लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, H2SO4, HNO3, HClO4, है ना। पैराक्लोरिक एसिड HBr, हाइड्रोब्रोमिन एसिड और HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, ये सारे के सारे प्रबल हैं, हाईली एसिडिक हैं। मतलब अगर ये हाईली एसिडिक हैं, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये प्रबल अम्ल है, मतलब कि ये क्या होंगे? दुर्बल क्षार होंगे। इसका रिवर्स आप लिख सकते हैं, प्रबल अम्ल मतलब कि ये क्या होंगे? दुर्बल क्षार यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं। वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से विघटित होकर H+ आयन मुक्त कर देते हैं, दुर्बल अम्ल यहाँ पर कहलाते हैं, वीक एसिड्स यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, क्षार की बात करें, वे पदार्थ जिसमें जल में मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त हो जाता है, OH आयन ये मुक्त कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। बेस यहाँ पर कहलाते हैं। क्षार के क्या क्या गुण होते हैं? अधिकांश धनायन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड अवशेपित करते OH आयन देते हैं। ठीक है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसका वैल्यू 7 से अधिक होता है, और ये स्वाद में बीटर, कड़वे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार, ये दोनों क्या होते हैं? जैसे अभी अपने प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले प्रबल क्षार देख लीजिए, वह पदार्थ जो जल में पूर्णतः विघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, प्रबल क्षार कहलाएगा। आवर्त सारणी में प्रथम 2 वर्गों के तत्व हाइड्रोक्साइड होते हैं, प्रबल क्षार देते हैं, जैसे NaOH, तो ये क्या कर देगा? OH आयन दे देगा, मतलब इसने क्षारीय प्रकृति शो करी है। BOH ट्वाइस की बात करें तो Ba2+ और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ OH ये दे देगा। ठीक है, तो ये क्षारीय प्रकृति हो गई। अब दुर्बल क्षार जो जल में विघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं, बल्कि जल से OH- आयन को मुक्त कर देते हैं, वीक बेस यहाँ पर कहलाते हैं। अधिकांशतः दुर्बल क्षार दुर्बल अम्लों से एनायन लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई, NH3+H2 NH4 अमोनिया बन गया, OH यहाँ पर रिलीज हो गया। ठीक है, अब लवण की बात कर लेते हैं। सभी अम्लों में हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित होते हैं, जिससे धातु या धातु जैसे तत्व समूह से आंशिक या पूर्ण रूप से हटाने से यौगिक लवण का निर्माण होता है। लवण जो है लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। एसिड और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अम्ल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? आपका लवण यहाँ पर बना देंगे। HCl + NaOH, तो यहाँ पर इन्होंने NaCl बना लिया,
और H2O रिलीज़ हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लवण बनते हैं। ठीक है, अब pH स्केल को आप एक बार से चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मिल्क का pH वैल्यू कितना होता है, वाटर का pH वैल्यू कितना होता है, बेकिंग सोडा का कितना होता है। ये गैस्ट्रिक एसिड जो हमारी बॉडी में जो बनता है ये सबसे हाईली एसिडिक होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। लेमन जो जूस होता है इसका 2 होता है। एप्पल जूस जो होता है इसका 3, ये इतना एसिडिक होता है। टोमेटो जूस 4 होता है। जिनको बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी होती है उनको डॉक्टर स्पेशली सजेस्ट करते हैं कि टमाटर वगैरह खट्टी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, है ना। ब्लैक कॉफ़ी 5 इसका होता है। मिल्क का 6 होता है। वाटर उदासीन न्यूट्रल होता है, 7 होता है। एग का 8 होता है। बेकिंग सोडा 9। हैंड सोप जो आप यूज़ करते हैं वो 10 होता है ना। अमोनिया सॉल्यूशन की बात करें 11 होगा। ब्लीच की बात करें 12 होगा। ठीक है, और यहाँ पर एल्किन्स के अगर आप सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो 13 और 14 यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये कलर टेबल वैसे अभी तक तो नहीं पूछी गई, बट मोस्टली कलर से भी पूछ लेते हैं। अगर मान लो कोई भी 4 ऑप्शन दिए और कोई सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक कौन है, तो जो इस लेवल पर होगा यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा। जैसे मुझसे पूछा गया है कि 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 में से हाईली एसिडिक कौन होगा, तो एप्पल जूस हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि इधर से आप जैसे जैसे आते जा रहे हैं एसिडिक प्रवृत्ति कम होती जा रही है, और जैसे जैसे इधर से आते जा रहे हैं इसकी बेस प्रवृत्ति यहाँ पर कम होती जा रही है। ठीक है, चलिए अब कई सारे क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे गए। मीटर को जो है आपसे कुछ लेंस वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, अभिसारी और अपसारी लेंस करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अपवर्तन के नियम देख लेते हैं, है ना। गोली लेंस से अपवर्तन के नियम देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, हम लोग पहले उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही इस लेंस के समांतर गुजरेगी, है ना, अब ये क्या कर रही है, फोकस से गुजरेगी। जब ये समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये अपसारित हो जाती है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस बोला जाता है। दैट मीन्स स्प्रेड हो जाती है। जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर वे मुख्य फोकस पर मिलती है, अर्थात अपवर्तन के पश्चात ऐसी किरणें मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, और ये क्या होता है, इसके ऊपर आती हुई प्रतीत होती है। देखो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस करके उन्होंने नाम दिए थे। ठीक है, इंग्लिश में आपका वही कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। वहाँ पर पूछा हुआ था कि कौन सी फोकस से निकलते समय झुकती हुई प्रतीत होती है और कौन सी फैलती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप दोनों नियम यहाँ पर देख सकते हैं अवतल और उत्तल के लिए। सबसे पहले हम लोग उत्तल के लिए बात कर रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से इसका जैसे ही अपवर्तन होगा, है ना, ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है कुछ इस तरीके से, है ना। ये एकदम से ये हम लोग बोल सकते हैं ये झुक जाती है, अपने अक्ष पर झुक जाती है। और जब मैं अवतल लेंस की बात करूँ तो ये एक दूसरी तरफ फैलती हुई प्रतीत होती है। दैट मीन्स जब ये समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये अपसारित हो जाती है, मतलब फैल जाती है। और जब इनको अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है ना। तो हमको ये वाला रीज़न पूछा था, ये फैलती है और ये क्या हो जाती है, झुक जाती है अपने अक्ष पर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है या फिर दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो जस्ट इजी क्वेश्चन था, तो बस इस अवतल लेंस के उपयोग यहाँ पर पूछे गए थे कि कहाँ कहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे, है ना। उत्तल दर्पण का पूछा गया था, तो उत्तल दर्पण का हम लोग वाहनों के कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग करते हैं, साइड मिरर के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा था 9.1 × 10⁻31। ठीक है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार आपने देख ही लिया, आप चाहे तो एक बार और देख सकते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवणीय लवण जो होता है, अगर कोई भी प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार वो है तो वो कैसी प्रवृत्ति का होगा, एसिडिक होगा। क्योंकि कोई भी एक, अगर आप इसको ऐसे देखें, बहुत ईजी है समझना कि अगर बहुत ही हाईली एसिडिक है दैट मीन्स उसमें क्षार वाले गुण तो होंगे नहीं, तो वो दुर्बल होगा, है ना। जैसे एक स्ट्रॉन्ग होगा तो मतलब उसका दूसरा अपोजिट वाला उसका वीक होगा, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, है ना। इसका जस्ट रिवर्स भी होगा कि बहुत प्रबल क्षार होगा दैट मीन्स कि वो वाला तत्व जो है या वो वाला जो सॉल्यूशन है दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग वाले की बात कर रहे हैं। तो ये कैसी प्रवृत्ति का होगा, एसिडिक प्रवृत्ति का होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल प्रबल है और वैल्यू क्या होगी, 7 से बिलो ही होगी।
एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। अब किसकी बात होगी? क्षार की बात होगी। क्षार है प्रबल, 7 से अधिक होगा, पीएच मान इसका क्षारीय होगा क्योंकि क्षार प्रबल है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो लवण है, मतलब अगर दोनों ही स्ट्रांग हुए, मतलब दोनों ही बराबर के टक्कर के हुए, तो लवण कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, जैसे आपने देखा था वो NaCl वाला, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? उदासीन, दैट मीन्स 7 होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके तो ये कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर किए गए थे व्हाट्सएप वगैरह पे, या जिनका रिव्यू हम लोगों ने लिया, वहाँ से हमको ये चीज़ें पता चली है। बाकी कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, स्पीड वाले क्वेश्चन थे, है ना, कि स्पीड निकालनी है आपको, और बाकी कुछ मात्रक व मापन के क्वेश्चन थे। तो कुछ लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ से जाकर आप फूड प्रिजर्वेशन को देख लीजिएगा एक बार से, और लेंस को एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वाली शिफ्ट में लेंस के भी काफ़ी क्वेश्चन थे। ठीक है, जैसे उत्तल अवतल अवतल वाला था, उसके उपयोग वाला था। बाकी जो यूजुअल क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आ ही रहे, हाइड्रोकार्बन, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, फूड प्रिजर्वेशन, ओके, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और कोई डाउट आपको रह जाता है या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको पता हो कि हाँ ये भी एग्जाम में पूछा गया था, मेंशन कर दीजिएगा। अगर लगता है उसका सॉल्यूशन तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप देख सकते हैं, स्पीड वाले आप आई थिंक कर लेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखा है कि किसी की चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको इसको क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं? 5/18 करते हैं। तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा था कि इसकी चाल जो है क्या माना जाए, 300 मान लेते हैं, 300 मीटर प्रति सेकंड है, इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप ऑलवेज क्या करेंगे? 18/5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और ऐसे नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर लिखा है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा करेंगे। घंटे को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 60 × 60 आपको करना पड़ेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10/36, 2 5 10, 2 एकम 2, 8 16, 5/18 हो ही गया वो, है ना। तो बस आपको इतना बड़ा लिखना ना पड़े, आपका टाइम ना लगे, इसीलिए हम लोग जो है 5/18, देखो ऐसे याद कर लो, आपको नहीं याद रहता है तो। मीटर क्या होता है? छोटा होता है, तो हमको ऊपर छोटा लिखना है, नीचे बड़ा लिखना है। किलोमीटर क्या होता है? बड़ा होता है, 2 इसमें लेटर्स हैं, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ ऊपर बड़ा लिख देंगे, नीचे छोटा लिख देंगे। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही इसको याद कर रखा है, तो आप चाहें तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं, हमेशा सही रहता है, कभी गलत नहीं होगा आपका ये। मीटर में निकालना है तो छोटा नंबर आगे लिख दो, किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 आगे लिख दो, बस ऐसे कर लो तो 5 नीचे आ ही जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा और कोई लग रहा है कि नहीं, और थोड़ा लग रहा है डर? क्योंकि एक रहता है एग्ज़ाम का डर तो रहता ही है, बट फिर भी पेपर काफ़ी इजी आ रहा है, बहुत इजीली आप जो है सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।